हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल डिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज की क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में पढ़ेंगे संधारित्रों का संयोजन। यानी कि अपन देखेंगे कि अपने पास जो संधारित्र होते हैं उनको कितने तरीके से संयोजित किया जा सकता है। तो आप अगर संधारित्रों के संयोजन की बात करोगे तो संधारित्रों को अपन दो तरीके से संयोजित कर सकते हैं। पहला संयोजन होता है आपका श्रेणीक्रम संयोजन और दूसरा संयोजन होता है आपका समांतर क्रम संयोजन। तो अपन पहले समझ रहे हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। तो ये अपन ने कोई तीन संधारित्र लिए हैं। पहला संधारित्र जिसकी धारिता C1 है, दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता C2 है, तीसरा संधारित्र जिसकी धारिता आपके पास C3 है। अब आपके पास अगर संधारित्र की बात करते हो तो आपको पता है कि ये इसकी P1 प्लेट मानते हैं, ये P2, ऐसे ये इसकी P1 हो गई, ये P2 प्लेट हो गई, ये इसकी P1 प्लेट हो गई और ये इसकी P2 प्लेट हो गई। तो अब आप अगर श्रेणीक्रम संयोजन की बात करोगे तो ये बताया जाता है कि श्रेणीक्रम संयोजन उस संयोजन को कहते हैं जिसमें ये पहला संधारित्र यानी कि ये फर्टम संधारित्र है, ये आपके पास द्वितीय संधारित्र है और ये आपके पास तृतीय संधारित्र है। तो अगर फर्टम संधारित्र की द्वितीय प्लेट यानी P2 को द्वितीय संधारित्र की P1 प्लेट यानी फर्टम प्लेट से जोड़ा जाए, ऐसे द्वितीय संधारित्र की द्वितीय प्लेट को तृतीय संधारित्र की फर्टम प्लेट से जोड़ा जाए और इसी तरीके से द्वितीय प्लेट का फर्टम प्लेट से अगर संयोजन करते जाएं तो आपका जो संयोजन बनेगा उस संयोजन को कहेंगे अपन श्रेणीक्रम संयोजन। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। क्या है कि फर्टम संधारित्र की द्वितीय प्लेट को द्वितीय संधारित्र की फर्टम प्लेट से जोड़ोगे तो इस प्रकार का संयोजन बनेगा आपके पास श्रेणीक्रम संयोजन। ऐसे अगर आप समांतर क्रम संयोजन की बात करोगे तो वही काम अपन ने ये तीन संधारित्र लिए। पहले संधारित्र की धारिता C1 है, ऐसे ये दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2 मान रहे हैं और ये आपके पास तृतीय संधारित्र है जिसकी धारिता अपन ने C3 मान ली। ये P1 प्लेट, ये P2, ऐसे ये P1, ये P2, ये P1 और ये P2 हो गई। अब अगर आप बात करोगे तो ये आपका फर्टम संधारित्र है, ये आपका द्वितीय संधारित्र है और ये आपका तृतीय संधारित्र है। अगर सभी संधारित्रों की फर्टम प्लेट किसी एक बिंदु पर जुड़ी हुई हो और द्वितीय प्लेट है वो किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ी हुई हो, ये आप x बिंदु कह दो और इसको आप y बिंदु कह दो। तो अगर किसी संयोजन में सभी संधारित्रों की फर्टम प्लेट किसी एक बिंदु पर, द्वितीय प्लेट किसी दूसरे बिंदु पर जुड़ी हुई हो तो इस तरीके के संयोजन को कहा जाता है आपके पास श्रेणीक्रम समांतर क्रम संयोजन। और इसी समांतर क्रम संयोजन का एक और नाम होता है जिसको कहते हैं पार्श्व क्रम संयोजन। बच्चों यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, समांतर क्रम किसे कहेंगे। अब अपन जैसे ही इन संयोजन को किसी बैटरी से जोड़ते हैं, जैसे ये अपन ने रेड कलर से जो वायर शो किए हैं ये आपका किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है और इसका वोल्टेज मान लिया अपन ने V। ऐसे ही अपन ने इस X बिंदु को प्लस से जोड़ दिया और ये जो Y बिंदु है इस Y बिंदु को अपन ने किससे जोड़ दिया, माइनस से जोड़ दिया और इसका विभव V है। तो X बिंदु तो प्लस विभव पर है, यानी अपन कह सकते हैं कि ये तो आपका उच्च विभव पर है। ऐसे ही आपका जो माइनस बिंदु है, वो Y बिंदु है, वो माइनस से जुड़ा हुआ है
यानी आप कह सकते हो कि y बिंदु है वो किस पर है, आपका निम्न विभव पर है। अब अपन क्या देख रहे हैं बच्चों, इसमें अपन आवेश का वितरण और विभव का वितरण देख रहे हैं। तो अपन ने ये कहा कि ये तो बैटरी से जोड़ा, तो बैटरी से जोड़े तो क्या फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो मान लो कि उन इलेक्ट्रॉन फ्लो के कारण इसमें से कितना आवेश निकला, Q आवेश। तो ये Q आवेश है वो प्रथम संधारित्र की P1 प्लेट पर आएगा, और P1 प्लेट पर आएगा तो यानी कि इस संधारित्र पर आ गया प्लस। तो ये आपके पास क्या हो गया कि P1 प्लेट पर यहां प्लस Q आ गया। अब आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, विद्युत प्रेरण। और विद्युत प्रेरण में अपन ने देखा कि किसी आवेशित प्लेट को किसी अनावेशित चालक के पास लेकर जाते हैं तो उसकी एक साइड का आपके पास क्या आ जाता है, प्लस, और दूसरी साइड क्या होता है, माइनस। अब यहां देखो क्या है, प्लस आवेश है, और इस प्लस आवेश के कारण इस प्लेट का जो माइनस आवेश है वो तो इस साइड आ गया आपके पास, यानी कि यहां तो आ गया आपका माइनस, और इस साइड क्या आ गया आपका प्लस आ गया। अब आपको पता है कि सर ये तो प्लस आवेश है वो इस प्लेट से जुड़ा हुआ है, इस प्लेट से जुड़ा हुआ है, तो ये जो प्लस आवेश यहाँ का है वो यहाँ स्थानांतरित हो गया, और यहाँ स्थानांतरित हो गया तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे ये जो माइनस आवेश है, इस माइनस आवेश का परिमाण भी कितना होगा, माइनस Q, और ये माइनस Q है उतना ही क्या आपका प्लस Q है, तो यानी कि इस प्लेट पर भी आपका क्या आ गया, प्लस Q आ गया। ऐसे ही इस प्लेट पर क्या आएगा, माइनस Q आएगा। इसका प्लस आवेश इधर आ गया तो आपके पास इस पे क्या आ गया, प्लस Q आ गया। इस प्लस Q के कारण यहां आपका माइनस Q आ गया। तो इस तरीके से अपन क्या देख रहे हैं बच्चों कि आपका जो श्रेणीक्रम संयोजन है उसमें Q है वो क्या होता है, एक समान होता है। देखो बच्चों सभी पे परिमाण है वो कितना है, Q है, यानी कि इस पर भी जो आवेश है वो आवेश कितना मिला, Q, इस पे भी Q है और इस पे भी Q है। अब अगर आप विभव की बात करोगे तो अपन सूत्र जानते हैं Q CV होता है, और यहाँ से V Q/C लिख सकते हैं। अब अपन ने इन तीनों की धारिताएं क्या ली है, अलग अलग ली है, तो यहाँ का विभव जो V1 होगा वो Q/C1 आएगा, ऐसे यहाँ का विभव Q/C2, और यहाँ का विभव Q/ क्या आएगा, C3। तो बच्चों आपने यहाँ क्या देखा कि जो V है वो आपके पास कैसा है, असमान, और Q है वो आपके पास कैसा है, एक समान। ऐसे ही अपन ने इसको बैटरी से जोड़ा तो यहाँ से Q आवेश निकल कर आया। अब Q आवेश निकल कर आया तो यहाँ क्या हो रहा है, तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो आप कह सकते हो कि इसकी धारिता C1 होने के कारण इसमें आवेश गया Q1, इसकी धारिता C2 होने के कारण इसमें आवेश गया Q2, और इसकी धारिता C3 होने के कारण इसमें आवेश कितना गया, Q3। तो आप यहां से ये कह सकते हो कि यहाँ जो समांतर क्रम होता है उसमें Q है वो तो होता है असमान। अब आप देखोगे तो ये जो X और Y बिंदु के बीच में जुड़ा हुआ है आपके पास, तो यहाँ का अगर विभव लिखेंगे अपन तो इसका विभव आप लिख सकते हो Vx माइनस Vy, यानी कि उच्च X बिंदु का विभव माइनस Y बिंदु का विभव, और ये किसके बराबर है, V के। तो आपने यहां से लिख दिया ये V है। ऐसे इसका लिखा तो Vx माइनस Vy इक्वल टू कितना आ गया, V। ये भी आपका किन बिंदुओं के बीच में है, X और Y के बीच में, तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो Vx माइनस Vy इक्वल टू कितना आ गया, V आ गया। अब तीनों संधारित्र पर अगर विभव देखें तो आप कह सकते हो कि सर जो यहाँ V होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। तो बच्चों आपने यहाँ से क्या देखा कि अगर श्रेणीक्रम संयोजन है और सभी संधारित्र पे
आवेश का अगर अनुपात देखा जाए तो आवेश का जो अनुपात आता है श्रेणीक्रम संयोजन में वो 1:1:1:1 इस तरीके से एक समान होता है। ऐसे ही अगर समांतर क्रम संयोजन की बात करोगे तो इसमें जो आपका विभव का अनुपात आता है, यानी कि आप अगर यहाँ V1 रेशियो V2 रेशियो V3 रेशियो V4 ऐसे ही आप अगर संयोजन के सभी संधारित्र पर विभव का अनुपात निकालोगे तो वो 1:1:1:1 ऐसे मिलेगा। तो बच्चों आपको ये लाइन याद रखनी है कि श्रेणीक्रम संयोजन में ये आपके पास Q तो एक समान होता है और B असमान होता है। ऐसे समांतर क्रम संयोजन में Q असमान होता है और B क्या होता है, एक समान होता है। तो बच्चों पहले तो आया कि आपके पास श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणीक्रम संयोजन अपन उस संयोजन को कहते हैं जिसमें प्रथम संधारित्र की द्वितीय प्लेट द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई हो, तो इस तरीके का संयोजन कहलाता है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन में Q तो एक समान होता है और B क्या होता है आपका असमान होता है। ऐसे समांतर क्रम संयोजन में क्या देख रहे हो कि सभी संधारित्रों की प्रथम प्लेट एक बिंदु पर और द्वितीय प्लेट दूसरे बिंदु पर जुड़ी हुई हो, तो आपके पास ये संयोजन कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में आपका Q तो सभी संधारित्रों पर अलग अलग होगा और V का मान सभी संधारित्रों पर क्या रहेगा, एक समान रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अपन क्या देखेंगे, संयोजन की तुल्यधारिता। तो आपका मीनिंग आता है कि सर ये तुल्यधारिता का मतलब क्या होता है। तो तुल्यधारिता का मतलब होता है कि जब अपन बहुत सारे संधारित्रों को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद में उनकी जो परिणामी धारिता मिलेगी अपन को, उसी परिणामी धारिता को अपन क्या नाम दे देते हैं, उसकी तुल्यधारिता नाम दे देते हैं। इसमें 1/1 देखेंगे तो पहले अपन देख रहे हैं कि आपकी जो तुल्यधारिता है वो किसमें निकाल रहे हैं, अपन श्रेणी क्रम में निकाल रहे हैं। इस श्रेणी क्रम में तुल्यधारिता का मान क्या होगा। तो अपन ने मान लिया कि अपने पास ये कोई तीन संधारित्र है, जिसमें पहले संधारित्र की धारिता C1 है, ऐसे ये दूसरा संधारित्र है जिसकी धारिता C2 है और ये आपका तीसरा संधारित्र है जिसकी धारिता कितनी है, C3। और इनको अपन ने क्या किया, श्रेणी क्रम में जोड़कर एक व्यक्ति से जोड़ा है। तो आप कह सकते हो कि ये प्लस माइनस इसका विभव V है और ये आपकी इस माइनस प्लेट से जुड़ी हुई है और ये श्रेणी क्रम के लिए अपन ने द्वितीय प्लेट को प्रथम प्लेट से जोड़ दिया। अब अपन पीछे ये भी पढ़ चुके हैं कि इससे अगर Q आवेश निकला तो इस पे भी आवेश का मान Q होगा, इस पे भी आवेश का मान Q होगा और इस पे भी आवेश का मान क्या होगा, तो इसका विभव V1 होगा, इसका विभव V2 होगा और इसका विभव क्या होगा, V3 होगा। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि आपका जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उस श्रेणी क्रम संयोजन में Q है वो तो एक समान होता है सभी संधारित्रों पर और जो B है वो आपका क्या होता है, असमान होता है। अब उसी के आधार पे लिख सकते हो कि यहाँ V1 क्या है, V1 आपका प्रथम संधारित्र पर उत्पन्न विभव है आपका और इसको आप Q अपॉन में C1 लिख सकते हो। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, Q = CV का फॉर्मूला अप्लाई किया। ऐसे आपका V2 है वो आपका क्या है, द्वितीय संधारित्र पर उत्पन्न विभव, जिसको आप Q अपॉन में C2 लिख सकते हो। V3 है
वो आपके पास तटीय संधारित्र पर उत्पन्न विभव है, जिसको आप Q अपॉन में क्या लिख सकते हो, C3 लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं बच्चों यहाँ तक। तो ऐसे अपन ने कहा कि ये जो V है वो तुल्य संधारित्र पर विभव है, जिसको अपन Q अपॉन में C इक्विवेलेंट और सीरीज को अपन S से लिखे तो S लिख दिया आपके पास। अब यहाँ बच्चों आपके पास आएगा या बच्चों ये पूछेंगे कि सर ये C इक्विवेलेंट क्या है। तो आपने इस संयोजन को किया तो मान लो कि आपके पास इन तीनों के कारण एक तुल्य संधारित्र मिला, इसको कह दिया अपन ने तुल्य संधारित्र। और इस तुल्य संधारित्र की आपने धारिता जो है वो क्या मान ली, C इक्विवेलेंट है। और ये श्रेणी क्रम में था इसलिए अपन ने S लिख दिया। ये S किसको बताएगा, इंग्लिश में सीरीज कह देते हैं, जिसके आधार पे ये श्रेणी क्रम को हो गया। और ये किससे जुड़ा हुआ आपका, V वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो ये V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। इसके जो आवेश आया वो तो Q ही है, पर इसकी धारिता C इक्विवेलेंट है, इसका विभव अपन ने कितना मान लिया V। अब अगर आप देखोगे तो ये आपके पास जो V विभव है वो अगर इस संधारित्र का विभव V1 है, ऐसे इस संधारित्र का विभव आपके पास V2 है और तीसरे संधारित्र का विभव V3 है। तो आप कह सकते हो कि V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गया आपके पास। कोई दिक्कत नहीं बच्चों। आपने क्या किया कि कुल विभव बराबर जितने भी आपके विभव उत्पन्न हुए उनके योग के बराबर लिख दिया। यहां से आप ये लिख सकते हो कि Q अपॉन में C इक्विवेलेंट सीरीज बराबर Q बाई C1 प्लस Q अपॉन में C2 प्लस Q अपॉन में C3। अब देखो क्या देख रहे हो कि Q दोनों साइड कॉमन है, इसलिए Q ने Q को मार दिया। तब आपके पास यहां से 1 अपॉन C इक्विवेलेंट जो सीरीज है वो निकल कर आया 1 अपॉन में C1 प्लस 1 अपॉन में C2 1 अपॉन में C3। तो बच्चों आप यहां से क्या कह सकते हो कि ये आपके पास क्या होती है, श्रेणी क्रम में 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता होती है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब अगर आप इसको और थोड़ा सा सोल्व करो तो तीनों का एलसीएम ले लिया, C1 C2 C3। यहाँ से C1 से C1 कट गया, C2 इंटू C3, बीच में प्लस साइन लगा दिया, C2 से C2 कट गया, C1 C3 प्लस C1 C2। ये किसके इक्वल आया, 1 अपॉन C इक्विवेलेंट S के। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो आप यहां से लिख सकते हो C इक्विवेलेंट जो S है वो C1 इंटू C2 इंटू C3 अपॉन में C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C3 C1 के इक्वल होता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि श्रेणी क्रम संयोजन में 3 संधारित्रों की तुल्य धारिता या तो आप ऐसे निकाल सकते हो या ऐसे निकाल सकते हो। अब यहाँ से अपन कुछ बिंदु लिख रहे हैं। उसमें पहला बिंदु ये है कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, क्या मीनिंग हुआ, 1 अपॉन में C इक्विवेलेंट। इसको आप लिख दो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट और S। संयोजन में प्रयुक्त
सभी संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। प्रयुक्त प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर है। मीनिंग क्या हुआ कि 1/c इक्विवेलेंट जो S होगा वो मान लो पहला संधारित्र की धारिता C1 है, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 है, तीसरे संधारित्र की धारिता C3 है। इस तरीके से अगर संयोजन में n संधारित्र हैं तो उनकी धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिंपल है। पहले संयोजन बनाया, उससे संयोजन का तुल्य संयोजन दिखा दिया। अब अपन को पता है कि श्रेणी क्रम में b क्या होता है, असमान। तो पहले का b मान ली, b1 मान लिया, दूसरे का b2, तीसरे का b3, तीनों का मान निकाल के अपन ने इसमें रखा तो आपके पास ये निकल कर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, पहला पॉइंट तो अपन पढ़ चुके कि आपके पास तुल्य धारिता है, उसका व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ऐसे दूसरा पॉइंट आता है, और दूसरा पॉइंट आपको ये कहता है कि तुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता से कम होता है। अब इस लाइन का मीनिंग क्या है वो भी देखो बच्चों। जैसे अपन ने क्या किया कि कोई तीन संधारित्र लिए, जिसमें पहला संधारित्र है 2 माइक्रोफैरड का, ऐसे ही दूसरा संधारित्र आपका 3 माइक्रोफैरड का, और तीसरा संधारित्र C3 है वो है 6 माइक्रोफैरड का। अब अगर अपन ये कहें कि ये तीनों जो संधारित्र हैं वो किस में जोड़े गए हैं, आपके श्रेणी क्रम में संयोजित हैं आपके पास। अब अगर आप इनको श्रेणी क्रम में संयोजित करोगे तो अपन जानते हैं कि 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तीन ही है, इसलिए तीन ही संधारित्र काम में लिए। यहां से देखोगे तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तीनों का जो एलसीएम आ गया वो 6 आ गया। इससे डिवाइड किया तो आपके पास यहां से 3 2 प्लस 1, यहां से देखने पे आया 6/6 यानी कि 1। तो आप लिख सकते हो C इक्विवेलेंट आया वो क्या आया 1 माइक्रोफैरड। अब देखो बच्चों कंपेयर करो, तो आप कंपेयर करोगे तो C इक्विवेलेंट लेस देन है C1 से, ऐसे ही लेस देन है C2 से, और ऐसे ही लेस देन है आपका C3 से। कोई दिक्कत नहीं इस पॉइंट में। अगला जो आपका थर्ड पॉइंट आता है वो आता है n एक समान संधारित्र के लिए। अब बच्चों इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि अपन ने जो भी संधारित्र लिए हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एक समान है। तो एक समान होने का मीनिंग C1 बराबर है C2 बराबर है C3 बराबर है C4, और इस तरीके से n संधारित्र हैं तो सबकी धारिता है उसी के बराबर मान ली। तो आप यहां से 1/c इक्विवेलेंट अगर निकालोगे तो 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, और इस तरीके से इनको कितनी बार जोड़ोगे आप,
n बार। और किसी भी राशि को अगर n बार जोड़ा जाता है तो वो हो जाता है n इंटू किसको जोड़ रहे हैं, 1/c को, तो 1/c। यहां से c इक्विवेलेंट निकल कर आया आपका c अपॉन में n। तो आप यहां से कह सकते हो कि आपका एक संधारित्र की धारिता इंटू 1 अपॉन में n, यानी कि एक संधारित्र की धारिता का कितना गुना हो गया, 1 अपॉन में n गुना हो गया। और 1 अपॉन में n गुना हो गया तो ध्यान रखना बच्चों कि ये जो धारिता मिली आपको ये कैसी धारिता है, न्यूनतम, यानी कि यहाँ धारिता क्या हो गई, कम हो गई। कम हो गई तो आपको ध्यान रखना कि C मिनिमम है वो किस में मिलती है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में मिलती है वो कितनी होती है, C अपॉन में n के बराबर होता है। तो कभी अगर आपको मिनिमम धारिता पूछ ली जाए तो वो किस में प्राप्त होगी, आपको श्रेणी क्रम में प्राप्त होगी। कोई दिक्कत नहीं है 3.2 में, एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो बच्चों अपना 4th पॉइंट आता है जिसको अपन पढ़ चुके हैं कि आप लिख सकते हो कि श्रेणी क्रम में आपका Q एक समान हो है और V है वो कैसा होता है, असमान होता है। अब इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का जो अनुपात होता है वो 1:1:1:1:1 होता है। ऐसे ही आप कह सकते हो कि जो V1 रेशियो, V2 रेशियो, V3 रेशियो, V4 रेशियो, Vn जो निकालेंगे वो आपका आएगा Q/C1, Q/C2, Q/C3, ऐसे ही Q/Cn आएगा। Q कैंसिल आउट हो गया और यहां से आप लिख सकते हो 1 अपॉन में C1, 1 अपॉन में C2, 1 अपॉन में C3, ऐसे ही आपका 1 अपॉन में Cn। इसको अपन क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि ये आपने जो लिखा है वो क्या है। तो ये अपने पास कोई 3 संधारित्र हैं जिसमें पहले संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफेरेड है, दूसरे की 15 माइक्रोफेरेड है और तीसरे की 30 माइक्रोफेरेड है। अब आपको ये बोला गया है कि अगर इस संयोजन को 60 वोल्ट की बैटरी से अगर जोड़ा जाए तो आपको पूछा है फर्स्ट पॉइंट, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश। दूसरा पूछा है प्रत्येक संधारित्र पर विभव। और तीसरा पूछा गया है आपको तुल्य धारिता, कि आपकी तुल्य धारिता है वो कितनी आएगी। यानी कि ये अपन को क्या बोला गया है, ज्ञात करने के लिए कहा है। अब अभी अपन पढ़ के आए हैं कि श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य धारिता का जो सूत्र होता है, तो आप अगर इसके सॉल्यूशन की बात करोगे तो आप थर्ड पॉइंट पहले निकाल रहे हैं कि आप लिख सकते हो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। और तुल्य धारिता के सूत्र से आप क्या लिख सकते हो, तुल्य धारिता का सूत्र आपको क्या पढ़ाया, अभी अपन ने पढ़ा
1/C equals to 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और आपको ज्ञात हो तो अपन 1/C1 की जगह तो 10, इसकी जगह 15 और इसकी जगह अपन 30 लिख सकते हैं। और इन तीनों का जो एलसीएम आता है वो 30 आ गया, जहां से 3 2 प्लस 1 6/30 और इसको लिख दिया अपन ने 1/5। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आ गया 5 माइक्रोफैरड। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्लियर है। तो अगर आप देखोगे तो आपका थर्ड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की, Q। तो Q इक्वल टू लिख सकते हो C इक्विवेलेंट इंटू V, यानी कि इसकी तुल्यकालिका तो कितनी आ गई C इक्विवेलेंट, और विभव कितना हो गया इसका V। तो आप यहां से लिख सकते हो 5 माइक्रोफैरड है तो 10⁻⁻6 और V की बात करोगे तो 60 T1 है तो आप यहां से लिख सकते हो 300 इंटू 10⁻⁻6 जिसको 300 माइक्रोकूलम। तो आप कह सकते हो कि सर इस बैटरी से जो आवेश Q निकलेगा वो कितना आएगा 300 माइक्रोकूलम का। तो अपन जानते हैं कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश उतना ही है, इसलिए आप लिख सकते हो Q1 300 माइक्रोकूलम, ऐसे ही Q2 300 माइक्रोकूलम और Q3 इक्वल टू 300 माइक्रोकूलम। अब आप यहाँ पे जो पॉइंट लिखा उसको प्रूव भी कर सकते हो कि इन तीनों का अनुपात निकालें तो 1:1:1 निकल के आया। देखो अपन ने ये लिखा है। ऐसे ही अगर आप सेकंड पॉइंट को सॉल्व करोगे तो V1 को Q/C1 लिख सकते हो। Q आपका 300 माइक्रोकूलम है और C1 आपके पास 10 माइक्रोफैरड है। माइक्रो से माइक्रो कटा, 0 से 0, कूलम अपॉन फैरड है वो वोल्ट के इक्वल होता है। तो यहां से कितना निकल कर आया 30 वोल्ट निकल कर आया। ऐसे ही V2 निकालोगे तो Q/C2, Q तो आपका 300 है और C आपका 15 है। ये माइक्रोकूलम, ये माइक्रोफैरड, इसने इसको काटा, यहां से आ गया 20 वोल्ट। ऐसे V3 निकालें तो Q/C3, Q आपका 300 माइक्रोकूलम और C3 देखो कितना है 30, तो 30 माइक्रोफैरड। इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा और यहां से निकल कर आ गया 10 वोल्ट। अब देखो इन तीनों का योग करोगे तो तीनों का योग कितना निकल कर आ रहा है 60 वोल्ट निकल कर आ रहा है। देखो कुल बैटरी के योग के बराबर हो गया। ऐसे अगर आप इनका अनुपात निकालो V2 रेशियो V3, तो यहां से तो अनुपात आया वो आया 30:20:10 और यहां से आया 3:2:1। अब ये जो 3 है इसको तो आप 1/C1, 1/C2 और 1/C3 लिख सकते हो। अब इनको सोल्व करोगे तो आपके पास ये जो 1/C1 कितना हो गया 1/10। देखो ये आपका कितना हो गया 1/50 और ये आपका कितना हो गया 1/30। इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3:2:1। देखो ये और ये सेम आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी आप कह सकते हो कि विभव का अनुपात है वो तो आपके पास 1/C1, 1/C2, 1/C3 ऐसे होता है और आवेश का अनुपात 1:1 होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपके पास ये दोनों पॉइंट भी क्लियर हो गए और आपने एक एग्जाम्पल की प्रैक्टिस भी कर ली। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, क्लियर है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखो बच्चों, श्रेणीक्रम संयोजन का लास्ट पॉइंट आता है और ये जो आपका लास्ट पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है बच्चों, ध्यान रखना। इसमें आपको ये बताया गया है कि आपका कोई जो ब्लू कलर से अपने लाइनें खींच रखी है, ये आपका कोई संधारित्र है जिसमें ये इसकी P1 प्लेट है, ये P2 प्लेट है। अब इन दोनों प्लेटों के समांतर अपने अलग-अलग पराविद्युतांक और अलग-अलग मोटाई के क्या रखे हैं, माध्यम रखे हैं। तो ये आपका माध्यम फर्स्ट है, ऐसे ही ये वाला आपका माध्यम सेकंड है। तो ये बताया गया कि ये जो आपका व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अपन कह सकते हैं कि जो माध्यम फर्स्ट है वो आपका संधारित्र फर्स्ट की तरह काम करेगा, ऐसे ही माध्यम सेकंड जो है वो आपका संधारित्र सेकंड की तरह काम करेगा। तो इस तरीके से ये आपके पास क्या बन गए, n संधारित्र बन गए। अब ये जो n संधारित्र बनते हैं इनको किस क्रम में माना जाता है, श्रेणी क्रम में। तो ध्यान रखना कि अगर आपके पास क्या हो, माध्यम है वो किस में हो, अलग अलग दूरी में हो। तो अलग अलग दूरी में हो उस टाइम पे माध्यमों का जो संधारित्र होते हैं या माध्यमों के जो संधारित्र बनते हैं वो संधारित्र कौन से संयोजन में बनेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में बनेंगे। कैसे बने वो देखो, मान लो आप यहाँ इसको क्या करते हो, प्लस से जोड़ते हो। तो प्लस से जोड़ते हो तो इस पे तो आपका प्लस आएगा, ऐसे ही इस प्लेट पर आपका माइनस आएगा अंदर, तो दूसरी साइड क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर वापिस से इस साइड क्या आ गया, माइनस आ गया। तो देखो बच्चों, गौर से देखोगे आप तो इस पहले संधारित्र का माइनस दूसरे संधारित्र की प्लस प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, ये आपके पास पहला संधारित्र हो गया, ये आपके पास दूसरा संधारित्र हो गया, ये आपके पास तीसरा संधारित्र हो गया, और इस तरीके से ये आपके पास लास्ट संधारित्र हो गया। अब आप इसकी धारिता को C1 से लिख सकते हो और C1 बराबर लिखोगे आपके पास कि इसकी जो मोटाई है वो तो T1 है और इसका पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन R1। तो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन में T1। ऐसे ही आपका C2 बना और इस C2 में इसकी मोटाई तो आपकी T2 है और इसका पराविद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन R2 है। तो आप इसको लिख सकते हो C2 इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन में T2। बच्चे कहेंगे क्या सूत्र लगाया, बच्चों के लिए सूत्र है कि आपका जो समांतर प्लेट संधारित्र जो होता है उस समांतर प्लेट संधारित्र की माध्यम में जो धारिता होती है वो A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R अपॉन में D का सूत्र आपको पढ़ाया जा चुका है। उसी के आधार पे आपकी इसकी दूरी T1 है, माध्यम एप्सिलॉन R1। ऐसे ही अगर इसकी धारिता में Cn लूं तो आप A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन Rn अपॉन में क्या लिख सकते हो, Tn लिख सकते हो। अब बच्चों ये कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। और अपन जानते हैं 1/C इक्विवेलेंट आपका जो श्रेणी क्रम होता है वो 1/C1 प्लस 1/C2 ऐसे ही 1/Cn लिखा जा सकता है। उसी के आधार पे अगर इसकी तुल्य धारिता अपन C इक्विवेलेंट लें तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू निकल कर आएगा 1 में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 अपॉन में T1, 1 में A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 अपॉन में T2
और ये हो गया आपका 1 में a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन rn अपॉन में tn। क्या किया बच्चों, आपने c1 का मान रख दिया, c2 का मान रख दिया, cn का मान रख दिया। अब आप इसको लिख सकते हो 1 a एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया, ये हो गया t1 अपॉन में एप्सिलॉन r1, t2 अपॉन में एप्सिलॉन r2, ऐसे ही tn अपॉन में एप्सिलॉन rn। तो बच्चों क्या सीखा आपने, यहां से ये सीखा कि अगर किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य उनके समांतर अलग अलग माध्यम की अगर पट्टियां रख दी जाए तो इन पट्टियों को अपन अलग अलग संधारित्र मान सकते हैं, और ये संधारित्र किस में जुड़े हुए होंगे, श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े हुए होंगे। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो बच्चों ये आपका श्रेणी क्रम संयोजन हो गया है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।